वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और गर्मियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। भारत का मौसम इस समय कैसा है ये तो आप भी देख ही रहे हैं। लगभग आधा भारत इस समय मानसून का स्वागत कर रहा है, तो लगभग उतना ही भारत का हिस्सा यानी उत्तर भारत जो है वो गर्मियों से जूझ रहा है, लू से प्रकोपित है। लोग लगभग 40 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच तापमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग भी जहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ भी टेम्परेचर इसी के ही आसपास होगा। रूम के बाहर मेरे ख्याल से 40-42 तो होना ही चाहिए, होगा भी। खैर ये समय ही गर्मियों का है तो इसमें कोई क्या कर सकता है, और ना तो हम समय के चक्र को बदल सकते हैं और ना ही मौसम के साथ हम कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। प्रकृति जैसे चलना चाहती है हमें चलने देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना भी पड़ेगा, कोई विकल्प तो होता नहीं है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो आइए हम लोग बैठ के अपनी वीडियोस पे चर्चा करें। जिस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं राम बाबू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पर। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। इसमें हम मुख्य परीक्षा के आंसरों का शुरुआत कैसे करें उस पर एक व्यापक चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बता दें कि पिछले वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उनके मन में किस तरह के प्रश्न आते हैं और शुरुआती तरीके क्या हो सकते हैं, तो उसी का आज एक ब्रॉड चर्चा हम करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसकी क्या आवश्यकता है, या हो सकता है जो नए स्टूडेंट्स हों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों या जो लोग देख भी रहे हों उनके भी मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ एक आगाह कर देना चाहता हूँ। आप सिविल सेवा मुख्य परीक्षा से संबंधित इस साल के नोटिफिकेशन को पढ़िए और उसमें देखिए कि परीक्षा में अटेम्प्ट से संबंधित, री अटेम्प्ट से संबंधित कौन से बदलाव किए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़िए और हमारा वीडियो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सिविल सेवा के री अटेम्प्ट से संबंधित नियमों में एक बदलाव किया है। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले व्यवस्था थी कि अगर किसी का सिलेक्शन हो भी जा रहा है तब भी वो अपना रैंक बढ़ाने के लिए कई सारे अटेम्प्ट जो भी उनका बचा हुआ होता था उसको देते थे। लेकिन इस बार अब ये चीजें समाप्त कर दी गई हैं। इस बार जो नया नियम आया है उसमें ये बताया गया है कि अगर आपका चयन हो गया है और आप फिर से चाहते हैं कि आप और टॉप रैंक पे आए, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस पे आए, तो थोड़ा सा आपको इस पे सोचना पड़ेगा। जो इम्प्रूवमेंट अटेम्प्ट्स आप देना चाह रहे हैं 2026 में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इस बार यूपीएससी सिर्फ एक मौका देने वाला है। सरकार, गवर्नमेंट एक ही मौका आपको देगी, यानी 2027 में अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको केवल एक अटेम्प्ट मिलने वाला है। अगर आपके एक से ज़्यादा भी अटेम्प्ट बचे हुए हैं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इस्तीफा देकर फिर से अपने बचे हुए प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब में रहते हुए केवल एक ही अटेम्प्ट गवर्नमेंट देगी, ये इस बार के नोटिफिकेशन में यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम नोटिफिकेशन रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आपका रैंक बेहतर आया प्रथम प्रयास में, या इस बार जिनको भी प्रयास देना है उनका रैंक बेहतर आ जाए, ये सारी बातें आपके अब आंसर राइटिंग पर आकर अटक गई है। बेहतर अध्ययन तो जरूरी है ही, साथ में अगर आप सटीक लेखन और बेहतर लेखन नहीं कर पाएंगे तो बेहतर रैंक आने से चूक जाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप जो भी आपका अटेम्प्ट हो, चाहे पहला हो या चौथा हो या आखिरी हो, आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखिए और हमारे बताए गए बातों को फॉलो करिए। मैं दावे के साथ और मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो भी प्रयास है वो बिल्कुल सफल होगा, अच्छे रैंक के साथ आपका चयन भी हो जाएगा, अगर आपने डीप स्टडी की है, आपकी स्टडी में कहीं कोई कमी नहीं है तो आइए अपने डिस्कशन के मूल बातों पे आते हैं कि आंसर का शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन हमें कैसे करना चाहिए। कई इसके तरीके हैं। मैं आज आपके सामने 8-10 तरीकों का जिक्र करूंगा। लगभग इन्हीं तरीकों से स्टूडेंट अपनी आंसरों की शुरुआत करते हैं जो टॉप रैंक पे आते हैं। उनकी कॉपियों को देखने के बाद ये
वीडियो हम आपके सामने लाने में सक्षम हुए हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे किसी प्रश्न का बेहतर शुरुआत किया जा सकता है। प्रश्नों की प्रकृति अलग-अलग होती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। अब आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपका प्रश्न किस विषय पर है, किस टॉपिक पर है। यदि आपका प्रश्न किसी कॉन्सेप्ट पर है, यानी प्रश्न का जो मूल शब्द है, जो सब्जेक्ट है, वो अगर किसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जैसे अगर प्रश्न मान लीजिए संघवाद क्या है इस पर है, या उदारवाद क्या है, या साम्यवाद, भूमंडलीकरण, या धर्मनिरपेक्षता जैसे कॉन्सेप्ट वाली बातों पर है, चाहे सेंटेंस कुछ भी हो, अगर यही उसका मूल टर्म है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट की व्याख्या करके, यानी इसका मीनिंग बताकर इसका इसकी शुरुआत करेंगे, तो ये एक बेहतर शुरुआत माना जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन बेहतर होगा। अगर कोई प्रश्न मान लीजिए किसी बॉडी पर है, दूसरा पार्ट, अगर प्रश्न किसी बॉडी यानी निकाय, जैसे नीति आयोग एक बॉडी है, या निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है या निकाय है, ऐसे किसी बॉडीज पे अगर कोई क्वेश्चन है, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे आप? उसकी शुरुआत उसके उद्देश्य और उसके संरचना, उसके गठन आदि को बताते हुए अगर आप करते हैं, तो ये भी एक बेहतर शुरुआत हो सकता है। बहुत सारे बॉडीज हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूएन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। अगर कोई प्रश्न इन पर आधारित है, इनके कार्य, भूमिका, तमाम बातें, तो इनकी शुरुआत आप बिल्कुल उनके गठन के उद्देश्य को बताते हुए और उनका स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग होते हैं, क्या उनका टर्म है, इत्यादि बताते हुए आप आरंभ कर सकते हैं, और यही आरंभ, इस तरह की शुरुआत बेहतर मानी जाती है, या ये बेहतर तरीका है। तीसरा तरीका, यदि प्रश्न किसी ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, जैसे जीएस पेपर 1 का आप एग्जाम दे रहे हैं और पेपर ऐतिहासिक घटनाओं जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 से संबंधित कोई प्रश्न है, या स्वदेशी आंदोलन या गांधी के आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे किसी भी ऐतिहासिक घटना से संबंधित यदि कोई प्रश्न है, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे आप? जाहिर सी बात है कि उसका तो अर्थ बता नहीं सकते। ऐसी घटनाओं का हमेशा बैकग्राउंड बताना ठीक रहता है, यानी पृष्ठभूमि आप बताइए कि ये क्यों हुआ, या कब हुआ, या उसके होने का क्या रीजन था। तो बैकग्राउंड में वही बात है, 20, 30, 40 शब्दों में आप इनका इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये कौन सी घटना थी और इसके गठन के पीछे का लॉजिक क्या था, कारण क्या था, या उसका उद्देश्य क्या था। जीएस पेपर 1 में इतिहास के प्रश्नों में आपको इस तरह से आरंभ करने का पूरा स्कोप मिलेगा, और ऐसे ही आप आरंभ करेंगे तो बेहतर होगा। शब्द सीमा आपके प्रश्न की शब्द सीमा पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि आप अंडर 50 ही रहें, आप चाहें तो थोड़ा बहुत 5-10 शब्द कम बेसी भी कर सकते हैं, लेकिन जो बातें लिखे वो रिपीटेड ना हो, दोहराव ना हो, और बहुत सटीक हो, इसका ध्यान में रखना है। और जैसे ही आप सटीक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो वो आई थिंक कि 40, 30-40 या लगभग 45 अंडर 50 वर्ड में ये बातें हो ही जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। चौथा तरीका उत्तर आरंभ करने का, जो चौथा तरीका है वो ये है कि अगर प्रश्न किसी संस्था पर हो, यानी इंस्टीट्यूशंस पर हो, तो उसकी गरिमा, उसका क्या महत्व है, ये बताते हुए आप आरंभ करेंगे, तो ये भी एक बेहतर शुरुआत मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए न्यायपालिका पर कोई प्रश्न है, यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन या उसके कार्यों की भूमिका, उसके जुडिशियल रिव्यू के तौर तरीकों पर कोई आलोचनात्मक अगर टिप्पणी करने के लिए यूपीएससी ने कोई प्रश्न पूछ दिया, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के महत्व को बताइए, उनकी गरिमा को बताते हुए आप अपना आंसर आरंभ करिए, ये एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। अगला एक तरीका है, यानी जो पांचवा तरीका है प्रश्न को उत्तर को आरंभ करने का, अगर प्रश्न किसी संवैधानिक पद पर है, यानी ऑफिस पर है, जैसे राज्यपाल का जो पद होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ऐसे किसी भी संवैधानिक पद यानी ऑफिस से संदर्भित कोई प्रश्न हो, और उसमें राज्यपाल की भूमिका, आलोचना, तमाम बातें लिखने के लिए कहा जाए, तो आप शुरुआत में
उस पद का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, संविधान में उसके गठन को लेकर क्या प्रावधान दिए गए हैं, अगर आप इसको बताते हुए आरंभ करेंगे तो ये भी एक बहुत सटीक और बेहतर शुरुआत माना जाता है और माना जाएगा भी। इसी तरह जो छठा तरीका है उत्तर को आरंभ करने का, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन किसी टर्म पर दिया गया हो या प्रश्न की शुरुआत किसी टर्म यानी पद शब्द से हो, जैसे इकोनॉमी के टर्म होते हैं, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एसएलआर क्या है, इसी तरह मुद्रास्फीति क्या है, या फिर जीएस पेपर 4 में इथिक्स से संबंधित कोई टर्म पर कोई क्वेश्चन हो, जैसे मूल्य क्या है, मूल्य की परिभाषा या मूल्य के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया गया है, तो इनकी शुरुआत आप कैसे करेंगे? साइंस टेक में भी कुछ टर्म होते हैं, जैसे डीप फेक या रोबोटिक्स क्या है, डीप फेक का पर कोई क्वेश्चन हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता पर भी कोई प्रश्न हो सकता है, एआई के बारे में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो टर्म आधारित जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में इन टर्मों का मीनिंग यानी इसका अर्थ और डेफिनेशन बताकर आरंभ करना बेहतर होता है। सवाल है कि कोई जनरल डेफिनेशन आप बताएंगे तो शायद वो बेहतर नहीं होगा। अगर कोई उसका ऑफिशियल डेफिनेशन अवेलेबल है, आपको याद है, तो उस ऑफिशियल डेफिनेशन को लिखने का प्रयास करें। जैसे गरीबी एक शब्द है, तो गरीबी की परिभाषा आप आमतौर पर ये भी देख सकते हैं कि चीज़ों का अभाव होना गरीबी है। यदि गरीबी की परिभाषा, उसकी ऑफिशियल परिभाषा जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है कि डेली $3 से कम पे जीवन निर्वाह करने वालों को गरीब माना जाएगा, तो ये ऑफिशियल परिभाषाएं हैं। इनका कोशिश करिए आपकी इस्तेमाल करें आप, तो ज़्यादा ये प्रमाणित होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए भूगोल का कोई प्रश्न है और भौगोलिक परिघटना से संबंधित कोई प्रश्न है, जैसे चक्रवात क्या है, सुनामी या भूकंप या ज्वालामुखी या अन्य कोई भी भौगोलिक फेनोमेनन को लेकर कोई भी प्रश्न है, तो उनकी प्रकृति क्या है वो बताते हुए आप उस पर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। वो घटना क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है, संक्षेप में उसके बारे में आप बताकर शुरुआत कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अगला जो है पॉइंट नंबर 8, प्रश्न यदि मान लीजिए किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर हो, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पर हो, और ये जीएस पेपर 1 में ही आपको मिलेगा। तो प्रश्न यदि किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद या ज्योतिबा फूले आदि ऐसे किसी भी व्यक्ति से संबंधित, उनके कार्यों का मूल्यांकन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो शुरुआत में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि अब राजा राम मोहन राय का अर्थ तो नहीं बताएंगे ना, उनकी व्याख्या तो नहीं करेंगे। तो जब भी किसी पर्सनालिटी से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो उनका परिचय देना हमेशा बेहतर होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, या आपने देखा होगा जो लोग इंटरव्यू में जाते हैं, तो सामने जो चेयरमैन या उनके अन्य मेंबर्स बैठे होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो व्यक्ति का परिचय ही दिया जाता है, व्यक्ति का अर्थ, व्याख्या या अन्य कोई बातें नहीं बताई जाती है। तो कोई भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हो, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो आप उसका संक्षिप्त परिचय देकर, मतलब अब उसमें ये नहीं बताना है कि बचपन जन्म कहाँ हुआ, बचपन में कहाँ पढ़ाई किया, ये बातें नहीं बताना है। उनका इतिहास में हम अध्ययन क्यों करते हैं वो बातें लिखना है। राजा राम मोहन राय का क्या महत्व है, हम उनको क्यों पढ़ते हैं, उनके योगदानों को बताना है, ना कि जन्म बंगाल के किस गांव में हुआ और स्कूलिंग कहाँ से हुई, ये बातें नहीं लिखना है। ये डिस्टिंक्शन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पर्सनालिटीज का आपको लिखना क्या है, यानी ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन को बताते हुए आप शुरुआत करेंगे। अगला पॉइंट है नंबर 9, जो कथन वाले प्रश्न होते हैं, इनसे संबंधित स्टेटमेंट टाइप के जो बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये जीएस पेपर 4 में मिल जाएंगे, जिसमें आपका सिलेबस है कि भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। ये एक टॉपिक जीएस पेपर 4 का है। इससे संबंधित जनरली जो प्रश्न पूछा जाता है उनके स्टेटमेंट को देकर पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों का, या मान लीजिए इतिहास का ही कोई प्रश्न है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि
रूसो का कोई स्टेटमेंट है या नेपोलियन का कोई कथन दे दिया गया, तो चाहे किसी का भी कथन हो, आप कथन का या तो मीनिंग बता दीजिए, आशय बताइए कि उस कथन का भाव क्या है, अथवा वो किस प्रसंग में कहा गया है, इसको बताते हुए आप उसकी शुरुआत करें। प्रसंग का मतलब कि ये किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा। तो स्टेटमेंट में जो बातें हैं उसको ध्यान से समझिए। या मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसके फिलोसफर का आपको पता ही नहीं है, कोई नया नाम आपके सामने आ गया, तो अब इसके पीछे आपको परेशान नहीं होना है कि इसका तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। आप ये देखिए कि स्टेटमेंट किस मुद्दे पर है, किस विषय पर है, फिर आप उसका मीनिंग प्रस्तुत करने का प्रयास करिए। तो तो भी आपका उत्तर एक बेहतर शुरुआत माना जाएगा। और अगला जो 10वां पॉइंट है, उत्तर को आरंभ करने का जो 10वां तरीका है, जिसे मैं 10वां तरीका कह रहा हूँ, उसमें मैंने इथिक्स को रखा है, यानी केस स्टडीज वाले प्रश्नों को रखा है। केस स्टडीज के प्रश्न थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल प्रश्नों से, क्योंकि उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया होता है और फिर उसमें पूछा जाता है, एक दो तीन प्रश्न होते हैं कि इसमें नैतिक दुविधा क्या है, आप होते तो कौन सा डिसीजन लेते, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उसने उसके सामने कौन कौन सी दुविधाएं हैं। तो केस स्टडीज वाले प्रश्नों को शुरुआत करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप पहले सबसे पहले केस स्टडीज को पढ़िए और उसका एक संक्षिप्त सार या समरी कम से कम शब्दों में बताइए कि ये केस स्टडी इस मुद्दे से संबंधित है और इसमें मुख्य जो हितधारक है वो ये है। संक्षिप्त वही 50-60-70 शब्दों में आप इसका एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। 70 शब्द मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करें कि आप 50 के ही सीमा के ही दायरे में रहें। बाकी उसमें और भी प्रश्न होते हैं जिस पे आपको आंसर लिखना होता है। तो केस स्टडीज वाले प्रश्नों में ध्यान रखें और इसकी शुरुआत इसी तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर हाँ, केस स्टडीज का जो पैराग्राफ होता है उसको 3-4 बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ये अलग बात है कि आपके पास समय कम होगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये प्रश्न अंत में होते हैं, तो इसके बारे में आप विशेष रणनीति बना लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपका समय चला जाएगा छोटे-छोटे आंसरों को लिखने में और अंत में जब समय कम होता है, तो बड़ा आंसर पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि इसके लिए आप कोई विशेष रणनीति बना लें। मेरा सुझाव है कि पहले आप केस स्टडीज़ से ही आरंभ करें, तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है और वो आपके लिए एक सेफ होगा, क्योंकि वो 20-20 अंकों के होते हैं। तो ये सारे जो तरीके जिसकी चर्चा अभी की गई है वो जीएस के चारों पेपरों से संबंधित है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 से संबंधित है। एक और पेपर रह गया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो है निबंध का प्रश्न पत्र। उसकी शुरुआत के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके भी आप कह सकते हैं कि नियम हैं। इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में, जब हम निबंध का ही कोई वीडियो बनाएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट से हमें अपनी राय बताइए। अगर आप इस बारे में कुछ और हमसे चाहते हैं तो भी हमारे जो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बातों को बता सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और गर्मी है तो मैं क्या ही कहूँगा, आनंद लीजिए, देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।